हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये जो है हमारा पहला पेपर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और यहाँ पे अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, एक एक नंबर वाले प्रश्न जो भी होते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोग जानते हो। और ये 30 प्रश्न जो होते हैं 30 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए, ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। और ये 30 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो आपका जो है अच्छा खासा स्कोर आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्न जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे प्रश्न तो देखोगे ही, उसी के साथ आप लोग इस तरह से देख पाओगे कि इस प्रश्न का आंसर केवल यही है। आपको 4 ऑप्शन जो दिए जा रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा प्रश्न मिलेगा और प्रश्न का सीधा आंसर मिलेगा, जिससे आप लोग उन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो आपके पास जो है ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा जो थी उसका प्रमुख केंद्र नालंदा था, ये आपको याद रखना है। अगर हम वैदिक शिक्षा के बारे में बात करें तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र के बारे में बात करें तो प्रमुख केंद्र था नालंदा इसका था, लेकिन उसका था तक्षशिला। वैदिक शिक्षा की बात करें तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। और बौद्ध शिक्षा की बात करें, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख बिंदु या केंद्र जो था वो था नालंदा। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, और यहाँ पे हम लोगों ने पहला प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। आप सभी को इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जिससे आप एक एक प्रश्न को लिख पाएँ, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और ठीक है, और इसी के साथ आपको क्या करना है, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप उन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने पहले करा रखे हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी के सभी, ठीक है। उन सभी प्रश्नों को आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। ओके, वहाँ से देख लेना। और वहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप लोग टिक मतलब याद करके आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो वहाँ पे आप लोग आसानी से वो टिक मार्क वाले क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। यानी कि आप राइट आंसर पे टिक कर पाओगे आसानी से, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो, ठीक है। प्रश्न क्या है दूसरा? दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, छनाई का जो सिद्धांत है मैकाले ने प्रतिपादित किया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आप एग्जाम में कर पाओ एकदम करेक्ट, ठीक है। और आपका एक करेक्ट जाएगा तो सीधा सीधा आपका 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है चौथा प्रश्न, और प्रश्न क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो शिक्षक है। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर हम शिक्षा के केंद्र बिंदु देखें तो यहाँ पे 3 केंद्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट और यहाँ पे आपका सिलेबस, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ये 3 केंद्र बिंदु होते हैं। और यहाँ पे हम लोग आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु अगर समझेंगे तो शिक्षक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आदर्शवादी नहीं है। आदर्शवादी कौन नहीं है? तो डीवी जो है, डीवी, ये आपको याद रखनी है। डीवी ये जो है
आदर्शवादी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डीवी आदर्शवादी नहीं है। इसी के साथ आपको याद रखना है सुकरात, हीगेल और प्लेटो, ये जो हैं ये आदर्शवादी हैं। ठीक है, सुकरात, हीगेल, प्लेटो ये जो है आदर्शवादी हैं और जो डीवी हैं वो आदर्शवादी नहीं है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आप ये बात भूल जाते हो तो आपका थोड़ा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो आपकी 2015 से लेकर के 2023 तक के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 2024 के जो प्रश्न आए हुए हैं उनके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, पेपर, पूरा पेपर मैंने बताया हुआ था वहाँ पे हमने। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना इस वीडियो के कंप्लीट होते ही, क्योंकि यहाँ पे आपको 2015 से लेकर 2023 के प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। तो प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन है, स्पेंसर हैं, आपको याद रखना है, प्रकृतिवादी दार्शनिक स्पेंसर हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवाद जो होता है वो किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो प्रकृतिवाद जो होता है मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आप लोग यहाँ पे गलती ना कर पाओ, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में जो है गलती अक्सर हो जाती है। प्रकृतिवाद से आपको याद रखना है, प्रकृतिवाद से आपको याद रखना है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, तो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। समाज का लघु रूप विद्यालय को कौन मानता है, तो प्रयोजनवादी मानते हैं, प्रयोजनवादी मानते हैं। विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं, प्रयोजनवादी मानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 9 और प्रश्न है विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए स्थापित की। देखो, विवेकानंद जी जो थे उन्होंने जन शिक्षा के लिए स्थापित एक संस्था की थी, उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो विवेकानंद जी द्वारा स्थापित एक संस्था है जो कि जन शिक्षा के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न क्या है, टैगोर जी के द्वारा रचित पुस्तक थी। तो देखो, टैगोर जी जो थे उनके द्वारा रचित पुस्तक थी गीतांजलि, सबसे बड़ी। ठीक है, गीतांजलि जो थी वो टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 10वां हो चुका है, 11वीं पे आते 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थान पे की थी, ये पूछा गया था इस प्रश्न पे। तो यहाँ पे किस स्थान पे की थी, तो बोलपुर में की थी। बोलपुर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपको इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपसे यहाँ पे वर्ष पूछा जा सकता है, किस चीज़ की स्थापना की थी ये भी पूछा जा सकता है, और स्थान भी पूछा जा सकता है, और किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे तीन से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 12 यानी कि 12वां प्रश्न, और 12वां प्रश्न है गिज्जू भाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो गिज्जू भाई का जो जन्म है चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था, चित्तल महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 13वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है। तो किंडरगार्टन जो है आपको याद रखना है, इस प्रणाली के जो जन्मदाता हैं फ्रॉवेल हैं। फ्रॉवेल ऑप्शन यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो आप वहीं पे टिक कर दोगे। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो आप लिख सकते हो कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। आगे आते हैं 14वां प्रश्न, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है ये हमें बताना है। तो ये कथन है श्रीमती मांटेश्वरी का। यहाँ पे आपका
जो है ये कथन रहेगा मॉन्टेसरी का, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन किसका है? तो मैकाइवर का ये कथन है, आपको याद रखना है मैकाइवर का। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। आपको की पॉइंट याद रखनी है, सामाजिक संबंध, शिक्षा सामाजिक संबंध, तो मैकाइवर आपको याद रखनी है, जाल याद रखना है, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 16 प्रश्न, और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये है यहाँ पे आपसे पूछा गया। समाज की सबसे छोटी इकाई जो होगी व्यक्ति होगी, ठीक है। व्यक्ति जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरना समस्त मानव जाति का आदर्श रूप होना चाहिए। यह कथन किसका है? ये हमें बताना था। तो ये कथन जो है टीपी नन का है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, टीपी नन, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये प्रश्न था आपका। और यहाँ पे स्कूल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति आपको याद रखना है, लैटिन भाषा के शब्द से स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, विद्यालय प्रगतिशील कार्य संपादित करता है। विद्यालय जो होता है किस तरह के कार्य को संपादित करता है? तो प्रगतिशील कार्यों को संपादित करता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। ये बात आपको याद रखनी है। किसी राष्ट्र की उन्नति जो है विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है। यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 21, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। ये किसका कथन है? सॉरी, यहाँ पे कथन नहीं पूछा गया है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे कथन नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे 4, उनमें से ये ऑप्शन आपका राइट था। क्या राइट था? शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदायों के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, ये प्रश्न था। और इसका आंसर है शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है संविधान की किस धारा में है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। ये कथन ये जो है संविधान की किस धारा में है? तो ये अनुच्छेद 46 में है, यानी कि आर्टिकल 46 में है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 23, और प्रश्न क्या है? जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई के लिए संबंधित होते हैं वे मूल्य वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, एनसीईआरटी ने कुल कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को स्वीकारा है। आपको 83 नंबर याद रखना है। एनसीईआरटी 83 मूल्यों को स्वीकारा है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 25, यानी कि 25वां प्रश्न है हमारा। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य जो होते हैं हमारे व्यवहार को प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं और दर्शित करते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित, प्रेरित और नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 26, वर्तमान में भारत में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम क्या है? तो ये टीवी है। टीवी के थ्रू हम लोग, ठीक है, सबसे प्रभावी माध्यम जो है वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु, ठीक है, मूल्य के विकास हेतु प्रभावी संचार टीवी है। बालकों को यानी बच्चों को
टीवी दिखाई जाए, उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, मूल्य विकास हो सकते हैं। ठीक है, प्रभावी संचार माध्यम है वो टीवी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 27। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं हैं। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं हैं तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता प्रांतीयता ठीक है, जातिवाद, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता, ये वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं, ये बाधाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या होता है। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ होता है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ होता है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 29। प्रश्न है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। तो आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है साक्षरता। साक्षरता जो है आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। बच्चों की सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है। बच्चे की सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति कौन है। तो आद्य व्यक्ति माता है। ठीक है, माता। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, यह किसका कथन है। तो ये डीवी का कथन है, ड्यूवी। ठीक है, ड्यूवी जो है उनका कथन है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये डीवी का कथन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 32। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है मानव निर्माण। मानव का निर्माण करना ही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है एमिल की रचना किसने की है। तो एमिल जो पुस्तक है उसकी रचना जो है रूसो ने की है। रूसो ने एमिल की रचना की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है मूल्य संकट का मुख्य कारण है। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है। स्वार्थपरता। स्वार्थपरता जो होती है वो मूल्य संकट का कारण होती है। मूल्य यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 35 और 35वां प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है या किस शिक्षा शास्त्री की देन है, ये पूछा गया है। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डेवी ने कहा है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर जॉन डेवी रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा का कार्य क्या है। उत्तम चरित्र का विकास, उत्तम चरित्र का विकास करना है। ये कथन जो है हार्वर्ड ने कहा है। ये विचार हार्वर्ड शिक्षा शास्त्री जी का है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है 37वां नंबर। प्रश्न है शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है अर्थपूर्ण और नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। यह कल्पना नहीं कर सकते कि उद्देश्य विहीन है। ये जो विचार है वो रिवलिन का है, आपको याद रखना है। शिक्षा जो है अपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। की पॉइंट आपको पकड़ने हैं। अर्थपूर्ण और नैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। ये की पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो तो आप आसानी से बोल पाओगे कि ये कथन जो है रिवलिन का है। ठीक है, अर्थपूर्ण और नैतिक प्रक्रिया है, वह उद्देश्य विहीन है, कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह से आप लोग टिक करोगे रिवलिन पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 38 है। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं वरना उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यकता हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। ये कथन जो है किसका है। तो यहाँ पे भी आपको की पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, की पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से की पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं। तो मेरा यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है। ठीक है,
उसे यह भी सिखाना है जब भी आवश्यकता हो वह ज्ञान का प्रयोग कर सके। तो यहाँ पे आप लोग की पॉइंट पर पकड़ सकते हो कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, ठीक है, जब भी आवश्यकता हो वह ज्ञान का प्रयोग कर सके, ठीक है, वह ज्ञान का प्रयोग कर सके। इस तरह से आप लोग की पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पे आप लोग रूसो को करेक्ट कर देंगे। रूसो जो है उनका ये कथन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 39 नंबर पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, शेक्सपियर ने ये कहा है, ठीक है। की पॉइंट, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान वह पंख है, स्वर्ग की प्राप्ति, ये दो की पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो आप शेक्सपियर पर तुरंत टिक कर दोगे और आप 1 नंबर जरूर ले लोगे, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? तो समाज विहीन व्यक्ति, आपको यहाँ पे की पॉइंट पकड़ना है, कोरी कल्पना है, ये भी आप लोग की पॉइंट पकड़ सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो कथन है ये रेमंड का कथन है, आपको याद रखना है, ये कथन रेमंड का है, ठीक है, रेमंड, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 42। जॉन डीवी दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं, ठीक है, उद्देश्य किसके होते हैं? व्यक्ति के होते हैं, ठीक है। जॉन डीवी का ये कथन है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 43। करके सीखना या फिर सीखो का सिद्धांत प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा की देन है। तो ये जो है प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा की देन है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न है अध्यापक का स्थान जो है पर्दे के पीछे यानी कि बिहाइंड द कर्टन किसने स्वीकारा है? ये प्रकृतिवाद ने स्वीकारा है, ठीक है, प्रकृतिवाद ने ये स्वीकारा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में आध्यात्मिक संसार को स्वीकार करता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में आध्यात्मिक संसार को ही स्वीकारता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आता है आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। मानसिक स्वरूप सत्य है। आत्मा ही संसार का पदार्थ है, मानसिक स्वरूप सत्य है, ठीक। ये विचार किसका है? तो रॉस का ये विचार है, रॉस जो है उनका विचार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि सुकरात दार्शनिक की देन है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकरात की देन है, ये आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हेगेल का है। हेगेल आपको याद रखने हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है? समृद्ध विधि शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं। ये आपको याद रखिए। समृद्ध विधि जो है, तो समृद्ध विधि जो है उसके प्रणेता जो है प्रणेता जो है वो प्लेटो हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्कूल और समाज यानी कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक जो है वो जॉन डेवी ने लिखी है, ठीक है, जॉन डेवी ने लिखी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आता है 51 नंबर। प्रश्न है स्कूल को घर प्यार का घर यानी कि होम ऑफ फैमिली, ठीक है, किसने कहा है? ये आपको बताना था। तो ये पेस्टेलॉजी ने कहा है, पेस्टेलॉजी ने कहा है। शिक्षा शास्त्री रहे हैं पेस्टेलॉजी, उन्होंने क्या कहा है? स्कूल को प्यार का घर कहा है, ठीक है, होम ऑफ फैमिली, लव ऑफ फैमिली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लव ऑफ फैमिली नहीं, होम ऑफ फैमिली। ओके, राइट होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 52 नंबर, ठीक है। प्रश्न है दार्शनिक शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो देखो दार्शनिक शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है?
शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व हैं मूल्य। ठीक है, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व हैं किसके अनुसार? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व है। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन विवेकानंद का है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन विवेकानंद का है। अगला प्रश्न आता है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। तो दूरस्थ शिक्षा का जो नाम नहीं है वो क्या है? सहशिक्षा। सहशिक्षा को हम दूरस्थ शिक्षा नहीं कह सकते, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या आता है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं दूरस्थ शिक्षा किसे किसे कह सकते हैं। ठीक है, किस किस का नाम हो सकता है? तो मुक्त अधिगम को भी हम दूरस्थ शिक्षा से के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बाहरी अध्ययन जो हम करते हैं, यानी कि कहीं हम गए, वहाँ से हमने कुछ सीखा, तो हम उसे दूरस्थ शिक्षा कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ पत्राचार यानी कि हम लोग अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे भी हम लोग दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, लेकिन सह शिक्षा जो होगी आपकी दूरस्थ शिक्षा नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रविद्या संस्कार 8 वर्ष के बालक को दिया जाता था। प्रश्न आपका इस तरह से बन सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रविद्या जो संस्कार होता था वो कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? तो वो 8 वर्ष के बालक को दिया जाता था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है ताकि आप लोग प्रश्न को आसानी से कर पाओ और करेक्ट ही करो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो देखो, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो हुआ था 1937 में। 1937 में, यानी वर्धा में, वर्धा कोई जगह हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था 1937 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, 1937 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 57। प्रश्न क्या है? प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? तो प्रकृतिवाद के द्वारा हम लोग करके सीखना, खेल द्वारा सीखना और स्वानुभव द्वारा सीखना, ये चीज़ें आती हैं किसके थ्रू? प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधियों के थ्रू। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि जो है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना और स्वानुभव द्वारा सीखना, ये चीज़ें प्रकृतिवाद के थ्रू प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि हैं। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 58। गांधी जी के दर्शन के अनुसार, ठीक है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यक है पाठ्यक्रम में? तो हस्तकला यानी कि हैंड राइटिंग के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। हस्तकला, ठीक है, हस्तकला यहाँ पे राइट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है? डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है पुस्तक, वो जॉन डेवी की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 60वां प्रश्न, और प्रश्न क्या है? प्रश्न है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूपों से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक प्रमुख घटक है। यह कथन लुईस क्रिस्वर्ग का है। ठीक है, ये प्रश्न जो है लुईस क्रिस्वर्ग का है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? 61वां प्रश्न, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा प्रावधान किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है किसके लिए? जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 63। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को की गई, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, पर्यावरण जो दिवस होता है 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, बच्चों में मूल्यों के विकास में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी है ये भूमिका? ये भूमिका समाज की है, ठीक है, समाज की ये भूमिका है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 66। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो हैं वो ये हैं, जातिवाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता। ये चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर है 68। द्विस्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो द्विस्वप्न जो पुस्तक है वो गिज्जू भाई के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो औपचारिक शिक्षाएं की विशेषताएं जो होती हैं वो स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है और स्वतंत्र होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अनौपचारिक की बात करी गई। औपचारिक की बात करें तो इसमें स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है और स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस होता है और टाइम भी दिया जाता है कि 6 महीने में इतना सिलेबस करना है, इतनी चीज़ करनी है, आपको पूरा सेमेस्टर पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 70वां प्रश्न। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। संविधान जो है उसमें हिंदी भाषा को मिला है किसका दर्जा? राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 73 नंबर। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? तो दूरवर्ती शिक्षा जो होती है पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन और दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं दूरवर्ती शिक्षा को, ओके। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन से 3 केंद्र बिंदु हैं? अध्यापक, बालक और सिलेबस, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम। अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम यानी कि टीचर, स्टूडेंट एंड सिलेबस, ओके। अगला प्रश्न आता है 75वां प्रश्न। प्रश्न है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। क्या बना देती हैं? कौन बनाता है? शिक्षण में प्रयुक्त जो युक्तियाँ होती हैं वो, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 76। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन जो है फ्रोवेल ने कही है ये बात, ठीक है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये कथन जो है फ्रोवेल का है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अगले कथन क्या है? मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? तो मारिया मॉन्टेसरी 1939 में भारत आई, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी 1939 में भारत आई। अगला प्रश्न आता है जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व हैं। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व हैं। तो सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? शिक्षकों का है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं 79 नंबर यानी कि 79वां प्रश्न है यहाँ पे अपना, ठीक है। 79वां प्रश्न। और प्रश्न क्या है? प्रश्न है शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। प्रमुख चुनौती क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शासकीय उदासीनता, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। तो पाठ्य योजना का निर्माण जो है आवश्यक है किसके लिए? शिक्षा को योजनाबद्ध करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, इसके लिए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे इसी के साथ और आगे के प्रश्नों को हम लोग करेंगे कंटिन्यू, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81। प्रश्न क्या है? प्रश्न यहाँ पे है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। क्या चीज़ प्राप्त होती है परिवार के द्वारा? तो जीवन व्यवहार की शिक्षा जो होती है परिवार के द्वारा प्राप्त होती है। पारस्परिक सहयोग की शिक्षा परिवार के द्वारा प्राप्त होती है। जीविकोपार्जन की शिक्षा जो होती है वो भी परिवार के द्वारा प्राप्त होती है। ये चीज़ें जो होती हैं परिवार के द्वारा प्राप्त होती हैं, ठीक है।
जीविकोपार्जन, पार्जन। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। जीविकोपार्जन की शिक्षा भी परिवार के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 82वां प्रश्न। प्रश्न है वैदिक शिक्षा यानी कि गुरुकुल शिक्षा के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। वैदिक शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो वैदिक शिक्षा जो थी वो आदर्श शिक्षा पर आदर्श दर्शन पर आधारित है, आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद पर। अब अगला प्रश्न क्या है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में है, उद्देश्य के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पे आपका जो है उद्देश्य के क्षेत्र में है। ठीक है, आंसर रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न है 84वां प्रश्न। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो देखो, राम मूर्ति समिति जो है 1990 में क्यों गठित हुई? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राम मूर्ति समिति 1990 गठित हुई। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 85, 85वां प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है राधा कृष्णन आयोग की संतुतियाँ संबंधित थीं, किससे संबंधित थी? उच्च शिक्षा से संबंधित थी। अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हो तो आपका जो है 15 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी में और 15 ही प्रश्न आते हैं अतिलोकत्तरी में। उसमें से आपके कम से कम यहाँ पे 20 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखते रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपने अगर बीच में ही ये वीडियो छोड़ दी तो आपकी कुछ क्वेश्चन जो है कम रह जाएंगे और आप देख पाओगे कि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाएगा तो कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, प्रश्न क्या है? वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो वुड का आज्ञा पत्र जो है कहाँ प्रकाशित हुआ, कब हुआ? तो ये देखिए 19 जुलाई 1854 में। ठीक है, 19 जुलाई 1854 में वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसी के साथ निष्पंद निष्पंद जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो मैकाले ने दिया है। ठीक है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 1835 में किया था, 1835 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है 89 नंबर। 89वां प्रश्न क्या है? वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो प्रमुख संस्कार वैदिक शिक्षा का अगर पूछा जाता है अगर आपसे तो आप बोलोगे उपनयन संस्कार जो था वैदिक शिक्षा का सबसे प्रमुख संस्कार था। ठीक है, इसी के साथ 90वां प्रश्न क्या है? 90वां प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। ये आपको याद रखना है, बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन जो है अरस्तू का है, ये बात ही आपको याद रखनी है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है शिक्षा जो होती है। ठीक है, तो ये कथन अरस्तू का है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आते हैं 92 नंबर। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना, यानी कि सभी तरीके से विकास करना। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न आता है 93 नंबर। सर्वांगीण विकास करना यानी आप लोग समझ सकते हो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, और सब तरह का विकास जो होता है वो सर्वांगीण विकास कहलाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये कथन किसका है? तो बालक का मस्तिष्क जो होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, ये कथन जो है रूसो का है, रूसो का है, ये आपको याद रखना है। बालक का मस्तिष्क जो होता है वो कोरी स्लेट की तरह होता है, बालक कुछ नहीं जानता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न आता है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो मदरसे जो थे उनमें शिक्षा का माध्यम जो था वो फारसी था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो वेदों से संबंधित थी, ठीक है, वेदों से संबंधित थी। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता यानी फ्रोवेल को कहा जाता है, ये बात भी आप लोग पहले से जानते हो। इसी के साथ अगला प्रश्न है, पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी श्री अरविंद घोष ने आश्रम की स्थापना की है यहाँ पे, ठीक है। पांडिचेरी में श्री अरविंद घोष ने, अरविंद घोष कौन है? तो ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है, शिक्षा शास्त्री हैं और इन्होंने आश्रम की स्थापना की है पांडिचेरी में, ठीक है, पांडिचेरी में, ओके, अरविंद घोष। इसी के साथ अब हम लोग प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है कहाँ से लिए गए, ओके, ये प्रश्न 2019 में आए हुए प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रश्न है पहला, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये हमें बताना है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये कथन जॉन डेवी का है, आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था। सभी प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे, और इसीलिए ये प्रश्न कराए जा रहे हैं ताकि जो भी चेंजमेंट हो आपके सामने हो, ठीक है। फ्रोवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, तो फ्रोवेल ने किस पद्धति का प्रतिपादन किया है? तो किंडरगार्टन, अभी हमने पढ़ी थी तुरंत हाल ही में, ठीक है। इसी के साथ जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है? तो टीवी हमने अभी बताया था आपको। अगर आपको ऑप्शन ये भी देखने को मिल जाते हैं, इसी के साथ टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, उन सभी ऑप्शन को मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख रखा है, ठीक है। इसी के साथ रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, किसके लिए है? ये बालिकाओं के लिए है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, परोपकार सत्यनिष्ठा क्षमाशीलता का उदाहरण है मानव मूल्य, वही प्रश्न है, थोड़े से घुमा के आए हैं बस, ठीक है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का शब्द का आशय है, तो विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनिमय, ठीक है, विनय। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय क्या है? तो शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनिमय, विनय, विनय, ठीक है, विनय, ओके। अगला प्रश्न है 7, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति जो होती है, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, विलियम जेम्स प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गिरजूभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। तो ये क्या संज्ञा दी थी? उन्होंने संज्ञा दी थी बाल देवो भव, बाल देवो भव, ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है, किसने किया है? मॉन्टेसरी ने किया है, ठीक है। कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो ये 2009 में पारित हुआ था, ठीक है, 2009 में पारित हुआ था ये। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से
रोकना, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अगला प्रश्न है वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो वुड का घोषणा पत्र जो है 1854 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा 2019 का सेकंड पेपर हुआ था, उसके प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न है शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो ये जो है शक्ति होती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। इसी के साथ अगला है गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये पुस्तक गिज्जू भाई बधेका की है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? ये फ्रोवेल ने कहा है, फ्रोवेल ने कहा है। अगला प्रश्न आता है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अभी ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है अगला? शिक्षकों द्वारा छात्रों का विकास किया जा सकता है, शिक्षकों द्वारा छात्रों में विकास किया जा सकता है, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, ठीक है। और शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, किसके थ्रू किया जा सकता है? शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? यह विचार स्वामी विवेकानंद का है, ये भी याद रखना है आपको। इसके साथ अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 45 में है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, तो ये हस्तकला विषय आवश्यक है, ये बात मैंने आपको बताई थी अभी, ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, तो इसका आंसर जो है आप लोग लिखोगे अनुभव केंद्रित। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा जो होती है वो अनुभव केंद्रित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? तो निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकाले हैं, तो मैकाले राइट रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम और विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। अगर इसमें इन चीज़ों की आवश्यकता हो तो उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न क्या है? सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ठीक है। यह विचार जो है फ्रोवेल का है, ठीक है, फ्रोवेल का ये विचार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया है, ठीक है, कोठारी आयोग ने दिया है। अब इसके बाद क्या है? अगला प्रश्न जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये पुस्तक का नाम है। तो आज हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं और आपको बहुत अच्छे से इन प्रश्नों के आंसर आए होंगे। बाकी के अगर आप फिर भी कोई प्रश्नों को देखना चाहते हो तो 2020, 21, 22, 23 है जो भी पेपर हुए थे उन सभी पेपरों के जो है सॉल्यूशन मैंने आपके इसी चैनल पे डाल रखे हैं, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अपने पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा 3 दिनों में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग पढ़ने में लग जाइए, ठीक है, अभी भी टाइम है थोड़ा सा, तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई, ठीक। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।